Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 9th लाहौर बोर्ड फिजिक्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। हमारा आज का टॉपिक है 4.8 इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहते हैं कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगी अगर उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है, नेट फोर्स जो एक्ट कर रही है वो ज़ीरो, उस बॉडी में कोई एक्सेलरेशन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉडी पड़ी हुई है तो उसके ऊपर जो लेफ्ट साइड पे लग रही हैं और जो राइट साइड पे फोर्सेस लग रही हैं, जो ऊपर की तरफ लग रही हैं, जो नीचे की तरफ लग रही हैं, वो सारी की सारी फोर्सेस जो हैं वो ज़ीरो हो जानी चाहिए। सो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, अ बॉडी सेट टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, या फिर इफ इट हैज़ नो एक्सेलरेशन। ठीक है, या तो उसके अंदर एक्सेलरेशन ना हो किसी भी किस्म का, या फिर उसके ऊपर एक्ट करने वाली तमाम तर फोर्सेज जो हैं वो ज़ीरो हो जाए। अब ये बेसिकली इक्विलिब्रियम जो है वो दो टाइप का होता है, एक स्टैटिक और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? कहते अ बॉडी इज एट रेस्ट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि एक बॉडी जो है वो अगर रेस्ट की हालत में है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, और जबकि कोई अगर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। फॉर एग्जांपल, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए कि अगर कोई बुक है और वो एक टेबल पे पड़ी हुई है, जैसा कि ये एग्जांपल है, टेबल के ऊपर एक जो है वो बुक पड़ी हुई है। अब इसमें दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक जो है इसका वेट नीचे की तरफ और दूसरा इसका जो रिएक्शन फोर्स है वो ऊपर की तरफ। अब इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है वो ज़ीरो है, क्योंकि जितना वेट नीचे की तरफ है उतनी ही एफ एन नेट फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है। सो जो नॉर्मल फोर्स है एंड एफ एन है नेट फोर्स, वो और वेट दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही हैं। इसका मतलब है इस कंडीशन में जो है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर कोई बॉडी जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है वो पैराट्रूपर की है। पैराट्रूपर जो है जब ये पैराशूट के साथ छलांग लगाता है नीचे, तो छलांग लगाने के बाद ये एक ख़ास वेलोसिटी गेन कर लेता है। जैसे वो पैराशूट ओपन करता है तो नीचे से आने वाली रेजिस्टेंस एयर की और ग्रेविटी, ये दोनों बैलेंस हो जाती हैं, और वो एक ही स्पीड के साथ नीचे आहिस्ता 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 स्लो स्लो एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ, जिसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, वो गेन कर लेता है और उसके साथ वो नीचे गिरता रहता है। तो ये जो कंडीशन होती है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो मूव करता रहता है। नेक्स्ट देखें कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की जो है वो दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट वन है समीशन एफ इज इक्वल टू जीरो। समीशन एफ का मतलब है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। फॉर एग्जांपल कि ये एक बॉडी है, इसके ऊपर एक्स एक्सिस के अलोंग डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं अलोंग एक्स एक्सिस। ये एफ वन एक्स है, एफ टू एक्स है, एफ थ्री एक्स है। ऐसे ही वाई एक्सिस के अलोंग भी फोर्सेस लग रही हैं, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, ऐसे इस तरफ भी लग रही हैं। और जितनी जो है वो एफ वन एक्स लग रही है उतनी ही माइनस में है, उतनी ही एफ वाई है, उतनी ही। तो टोटल जो नेट फोर्स होगी अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, समीशन एफ इज इक्वल टू जीरो। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी जीरो, कि किसी बॉडी पे लगने वाली तमाम तर फोर्सेस क्या होनी चाहिए? जीरो। मतलब एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस एफ थ्री एक्स अप टू सॉन एफ एन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो तमाम तर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगने वाली फोर्स जीरो, मतलब समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ऐसे ही अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगने वाली तमाम तर फोर्सेस जीरो हो जानी चाहिए। तो ये मिला के हमने क्या कह दिया? समीशन एफ इज इक्वल टू जीरो, के तमाम तर फोर्सेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जितनी भी फोर्सेज किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं, सारी की सारी जीरो हो जाती हैं। इस तरीके से हो जाती हैं कि जो लेफ्ट साइड पे हैं वो कैंसिल कर रही हैं, राइट साइड पे जो उसका वेट है वो रिएक्शन फोर्सेज जो है उसका नेट फोर्स उसको जो है वो बैलेंस कर रहा है। तो वो बॉडी इस वक्त जो होगी वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ओबे कर रही होगी। देखिए फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहता है बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम। इफ द बॉडी इज ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम ए इज इक्वल टू जीरो, तो समेशन एफ जो है ये ए जीरो, तो एम बी जीरो, तो एफ इज इक्वल टू जीरो हो गया। अ बॉडी सेट टू बी इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम ओनली इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू जीरो,
कि उसके ऊपर बाहर से जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तमाम तर जीरो हो जाएं तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगी। ये डेरिवेशन मैंने आपको पहले करके बता दी है। f1x f2x इज इक्वल टू जीरो, तो समेशन एफ एक्स सारा जीरो, समेशन एफ वाई भी जीरो। तो इसलिए सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस और सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स अलॉन्ग वाई एक्सिस तमाम तरह अगर जीरो हो जाएं तो वो बॉडी जो है वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ओबे करती है। नेक्स्ट वन इज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? अ बॉडी सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो, कि अगर किसी बॉडी पे एक्ट करने वाला तमाम तर टॉर्क, टॉर्क जिसे कहते हैं, वो जीरो हो जाए तो वो बॉडी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ओबे करती है। फॉर एग्जांपल, ये एक लकड़ी का रॉड है, हम ये चाहते हैं कि हम इसके ऊपर एक ही कील लगाएं और इसको बैलेंस कर दें, तो हमें लगाना पड़ेगा बिल्कुल सेंटर में। अगर हम इस तरफ लगाएंगे इधर तो ये बॉडी इस तरफ को मूव करेगी, अगर हम इधर लगाएंगे तो बॉडी इस तरफ को मूव करेगी। अगर हम मिड पे लगा देंगे तो ऐसी सूरत में ये बॉडी मूव नहीं करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी। ये जो है ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है उसको ओबे कर रहा है। क्यों? सम ऑफ टॉर्क, टॉर्क क्या होता था? F इंटू आर, ठीक है, फोर्स जो यहाँ पे लग रही है और आर ये वाला जितना आर या डी भी कहते हैं इसको, टॉर्क। जितना भी रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क हो रहा है, वो जीरो होना चाहिए, वरना वो बॉडी मूव करेगी। अब देखें, जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे ये और इसका मूवमेंट आर्म बहुत बढ़ गया, जिस वजह से इसका टॉर्क बढ़ जाएगा और ये नीचे की तरफ गिर जाएगा इधर। अगर इधर लगा देंगे तो फिर इस सूरत में बढ़ जाएगा और ये इधर गिर जाएगा। लेकिन जब दरमियान में लगाएंगे तो जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों रोटेशन हैं वो बराबर हो जाती होती हैं। सो हम इसको यूं कह सकते हैं कि दैट सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स समेशन टॉ इज इक्वल टू जीरो। सम ऑफ टॉर्क, किसी बॉडी पे एक्ट करने वाला तमाम तर टॉर्क अगर जीरो हो जाए तो वो बॉडी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ओबे करती है। क्लॉकवाइज रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के बराबर होना चाहिए। क्लॉकवाइज रोटेशन क्या है? ये देखें, जिस सिमत में घड़ी घूम रही होती है ये क्लॉकवाइज है, और उसका उलट जिधर घड़ी घूम रही होती है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बराबर हो जाती हैं, ऐसी सूरत में वो बॉडी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ओबे करती है। नेक्स्ट वन इज स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि ऐसे में ये जो इक्विलिब्रियम आया, इसकी तीन हालतें होती हैं, तीन स्टेट्स होती हैं। एक होती है स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें 3 से 4 चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज करता है या जो है वो बिलो आ जाता है, नीचे करता है या फिर उसी जगह पे रहता है, ठीक है। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि जब हमने डिस्टर्ब किया तो उसके बाद क्या हुआ। देखें क्या है स्टेबल। स्टेबल क्या क्या है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, हम उसे डिस्टर्ब करते हैं और वो दोबारा अपनी पुरानी जो है ना वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाए। यानी कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, हम उसको हिलाएं, हिलाने के बाद वो दोबारा पुरानी इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाए, तो ये जो है इसे जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ऐसे में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से राइज कर जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा राइज कर जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक कोन है, हमने क्या किया, इस कोन को ऐसे बैलेंस थी, पहले इक्विलिब्रियम की स्टेट में थी ऐसे, हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा हिला दिया, यहाँ से हिला के छोड़ के दोबारा ये अपनी जगह वापस जगह पे आ गए। जब हमने इसको थोड़ा सा हिलाया तो ऐसे में सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका क्या हो गया, पहले की निस्बत ऊंचा हो गया। जब हमने इसको छोड़ दिया तो वापस अपनी जगह पर आ गया। तो ये जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, जिसमें बॉडी को हम हिलाएं, स्लाइटली टच करें इक्विलिब्रियम की स्टेट से, हटाएं उसको, और लेकिन वो फिर दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से ऊंचा हो जाए, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो लिहाजा कुछ चीज़ें याद रखनी है। स्टेबल क्या हो गया कि वो वापस अपनी पुरानी हालत में आ जाएगा, पुरानी इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या हो जाएगी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से राइज कर जाएगा। नेक्स्ट वन इज अनस्टेबल। जैसा कि नाम से जाहिर है अनस्टेबल, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, आप उसको स्लाइटली हल्का सा हिला देते हैं, टिल्ट कर देते हैं, ऐसी सूरत में वो वापस अपनी जो पुरानी इक्विलिब्रियम की स्टेट है उसमें नहीं आता, तो वो फिर जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ऐसे में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से नीचे हो जाता है, डाउन हो जाता है। फॉर एग्जांपल इस तरह, बड़ा मुश्किल है इस तरह बैलेंस करना, लेकिन अगर इसी कैसे कर दिया जाए, हम उसको हिला दें
तो ये दोबारा इस कंडीशन में नहीं आएगा, किसी और जगह पे हो सकता है कि इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाए, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले की निस्बत थोड़ा सा डाउन हो जाता है, नीचे आ जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे गिर जाता है। ये जो इक्विलिब्रियम है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसकी लास्ट स्टेट देखें, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल किसे कहते हैं कि वो अगर किसी बॉडी है उसको हम हिलाएं, हिलाने के बाद वो नई इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाए और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज ना हो, जहां पहले था वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो। मिसाल के तौर पर अगर एक बॉल है तो बॉल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी कहाँ होगा, मिड में, बिल्कुल दरमियान में। अब एक जगह पे है, आप इसको थोड़ा सा रोल कर देते हैं, घूमती 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 जाती है, आगे एक और जगह पे जाकर रुक जाती है। अब इसने नई इक्विलिब्रियम की स्टेट तो गेन कर ली, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी भी इसका दरमियान में होगा। आप इसको उठा के कहीं और भी ले जाएं, जहां मर्जी कर लें, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट द मिड ही रहेगा। तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम की स्टेट में है उसको हिलाया जाए, हिलाने के बाद वो जो है वो नई इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाए और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज ना हो, तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है। नेक्स्ट वन इज इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये याद रखें कि जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम नीचे करते जाएंगे ऑब्जेक्ट्स बॉडीज उतनी ही स्टेबल होती जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बस में सफ़र कर रहे हैं, एक बार जो है वो आप खड़े होकर सफ़र कर रहे हैं, दूसरी बार एक सीट पे बैठे हुए हैं, तीसरी बार बिल्कुल नीचे ज़मीन पे फर्श बॉडी जो है उसके साथ लेटे हुए हैं बस में। ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो किस में ज़्यादा जर्क या झटका लगेगा, जब खड़े हुए, क्योंकि जब आप खड़े हुए तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ऊंचा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊंचा जो है उसकी वजह से इनर्शिया और बाकी फोर्सेस ज़्यादा एक्ट करेंगी और आपके लिए अपने आप को स्टेबल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप बैठे हुए तो आपको कम झटका लगेगा, अगर आप लेटे हुए तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको बिल्कुल नीचे जो है वो बस के साथ टच हो गया है। सो ऐसी सूरत में सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर लो कर दिया जाए तो ऑब्जेक्ट्स या चीज़ों की स्टेबिलिटी बढ़ जाती होती है, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा फास्ट मूविंग व्हीकल्स, गाड़ियाँ, रेसिंग कार्स, जो फरारी कार्स होती हैं, ये बिल्कुल ज़मीन के साथ टच होकर चल रही होती हैं। इसकी वजह ये कि स्टेबिलिटी बढ़ानी होती है, क्योंकि वो बहुत तेज़ स्पीड में मूव करती हैं। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो होती हैं वो उनको बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है। अदरवाइज़ वो जब भी शार्प टर्न अचानक मोड़ काटेंगी तो वो मोड़ ही नहीं काट सकेगा, वो तो बाहर निकल जाएंगी। तो इसलिए उसकी स्टेबिलिटी, ताकि वो टर्न ओवर ना हो, उल्टे ना, ठीक है, इस चीज़ के लिए जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो रखा जाता है, इसलिए उसको ज़मीन के बिल्कुल साथ जोड़ दिया जाता है ताकि मैक्सिमम अमाउंट में स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। एप्लीकेशन है, कहते हैं रोज़मर्रा के हमारे इसमें किस किन चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। द कॉन्सेप्ट स्टेबिलिटी इज वाइडली अप्लाइड इन द इंजीनियरिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग रेसिंग कार्स एंड बैलेंसिंग टॉयज। ये मैंने सारा आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखें सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं कि ये वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्कल में, एक दायरे में हरकत करने पे मजबूर करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक पत्थर लें, उसको रस्सी से या धागे से बांधें और गोल दायरे में घुमाना शुरू कर दें, जब आप उसको एक सर्कल में, गोल दायरे में घुमाएंगे तो वो आप देखेंगे सर्कल में घूमेगा, वो रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल इस शेप में नहीं घूमेगा, बल्कि बिल्कुल गोल दायरे में घूमेगा। क्यों? कौन सी फोर्स है जो इसको दायरे में घुमा रही है? तो वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो जिसकी वजह से जो चीज़ों को एक दायरे में हरकत करने पे मजबूर कर देती है। फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर आपने एक स्टोन या एक पत्थर को जो है वो धागे से बांधा हुआ है और इसको ऐसे गोल दायरे में घुमा रहे हैं आप, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, रेडियस। इस बॉडी का मास क्या है, m, और ये जिस वेलोसिटी से घूम रहा है वो क्या है, v। ऐसे में जो FC है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो हो जाएगा mv का स्क्वायर ओवर r। फोर्स इनटू वेलोसिटी गोल दायरे में जिससे घूम रहा है, और ये रेडियस। आप जितना रेडियस बढ़ाते जाएंगे, ये नीचे है ना, इसका मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना आप रेडियस बढ़ाते जाएंगे फोर्स उतनी कम लगेगी। आप एक धागे के साथ छोटा सा पत्थर बांध दें और उसको बड़े से, यानी कि ज़्यादा सा धागा लंबा करके उसको गोल दायरे में घुमाएं, आपको कम फोर्स लगेगी। लेकिन अगर आप बहुत छोटा सा धागा करके उसको घुमाने की कोशिश करेंगे तो ऐसी सूरत में फोर्स भी बहुत ही ज़्यादा लगेगी, क्योंकि फोर्स जो है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप रेडियस को बढ़ा देंगे तो ऐसी सूरत में फोर्स कम हो जाएगी, और अगर आप रेडियस को कम करेंगे तो फोर्स फिर ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे ही मास बढ़ाने से भी होती है। एक बार आपने छोटा सा पत्थर लिया, दूसरी बार बड़ा पत्थर लिया, जाहिर सी बात है जो बड़ा पत्थर होगा उसको घुमाने में आपको ज़्यादा फोर्स लगेगी।
देखिए सोर्सेज ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स, कहता है यू हैव लर्न दैट सेंट्रिपिटल फोर्सेज हैज टू बी अप्लाइड इफ द बॉडी इज टू बी मेंटेन इन अ सर्कुलर पाथ, अगर गोल दायरे में हरकत कर रही हो उस सूरत में जो है ना वो सेंट्रिपिटल फोर्स होती है। सेम एग्जांपल गिवन है जो मैंने आपको बताई, ठीक है। अगर स्टोन है उसको आप एक एंड से बांध के घुमाना शुरू करते हैं तो ऐसे में जो है ना ये जो है वो ओ है और ये दरम्यान में टेंशन पाई जा रही है, तन जाती है रस्सी, ये इसका वेलोसिटी हो जाएगी, ये पी पॉइंट पे मूव कर रहा है, ये सारा कुछ बताया हुआ है। ऐसे ही कहते हैं नाउ कंसिडर द केस ऑफ द मून विच मूव अराउंड द अर्थ, मिसाल के तौर पर इसमें से आप मून की एग्जांपल ले लें कि मून जो है वो हमारी ज़मीन के गिर्द गोल दायरे में घूम रहा होता है, ठीक है। द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स टू कीप इट इन इट्स ऑर्बिट, और ज़मीन की ग्रेविटी, ज़मीन जो उसको खींच रही है अपनी तरफ, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक है, ठीक है, जो उसको अपनी तरफ खींच रही है वो उसी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ही उसके गिर्द गोल दायरे में घूमता जा रहा है। हमेशा जो छोटी बॉडी है वो बड़ी बॉडी के गिर्द गोल दायरे में घूमेगी, जैसा कि सन बहुत बड़ा है, ज़मीन छोटी है, तो ज़मीन उसके गिर्द गोल दायरे में घूमती है। ऐसे ही मून हमारे अर्थ से छोटा है, ठीक है, तो इसकी ग्रेविटी ज़्यादा है, तो मून की कम है, तो वो फिर मून उसके गिर्द सर्कुलेट करेगा। ऐसे ही वॉशिंग मशीन, क्रीम सेपरेटर्स वगैरह, ये भी इसी की मिसालें, ठीक है। वॉशिंग मशीन में भी आप देखें कि जैसे ही पानी डाला जाता है और उसके मोटर को ऑन किया जाएगा तो अंदर जैसे ही उसका वो घूमते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि आप देखते हैं कि सारे एक वर्लपूल्स यानी कि भंवर से पैदा होते हैं जो कि कपड़ों को रेडियस अंदर की तरफ खींच रहे होते हैं और फिर वो आपस में रगड़ खा के साफ होना शुरू हो जाते हैं। क्रीम सेपरेटर में भी ऐसा ही होता है, दूध से मलाई निकालने के लिए भी, जैसे कि आप मिल्क शेक वगैरह बनाएं तो जैसे ही आप उसको ऑन करेंगे तो सारी झाग ऊपर आ जाती है। वो क्या होती है, वो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, लाइटर पार्टिकल्स ऊपर आते हैं, हैवी पार्टिकल्स नीचे रह जाते होते हैं। ऐसे ही दूध में से जो क्रीम सेपरेट की जाती है तो उसको जैसे ही रख के इसको तेज़ी के साथ चलाया जाता है तो लाइटर और हैवी पार्टिकल्स अलहदा अलहदा हो जाते हैं। ये भी सेंट्रीफ्यूज ही की एक एग्जाम्पल है। देखें कहते हैं अनदर इंटरेस्टिंग एग्जांपल इज दैट ऑफ द क्रीम सेपरेटर। इन अ क्रीम सेपरेटर मिल्क इज रिल्ड रैपिडली, उसको तेजी से घुमाया जाता है। द लाइटर पार्टिकल्स ऑफ द क्रीम एक्सपीरियंस लेस सेंट्रिपिटल फोर्स एंड द गैदर एट द सेंटर ऑफ द मशीन। जो हल्के होते हैं वो कम सेंट्रिपिटल फोर्स जो है ना वो इसको फील करते हैं, वो सारे के सारे दरमियान में आना शुरू हो जाते हैं, ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में दूध से मलाई, क्रीम वगैरह जो है उसको सेपरेट किया जा सकता है। ये हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था, ये चैप्टर हमारा आज फिनिश हो गया। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल फिनिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।